शहजादे, अगर आपका यूरोप, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया का ख्वाब पूरा नहीं हो रहा, आपको ऑनलाइन से कहीं जवाब नहीं आ रहा, आप डर गए हैं कहीं आपके लक और पैसा आया ना हो जाए, तो शहजादे जरा रुक जाओ, क्योंकि अब की बार गेम बदलने वाली है। आज मैं आपको उस कंट्री के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ गवर्नमेंट खुद लोगों को बुलाती है, जॉब देती है और साथ ही साथ दो ऑप्शन भी देती है, डायरेक्ट रेजिडेंस परमिट और 2 साल के अंदर रेजिडेंस परमिट। शहजादे, मैं बात कर रहा हूँ न्यूजीलैंड की 2026 की सबसे जबरदस्त इमिग्रेशन अपडेट के बारे में, न्यूजीलैंड की ग्रीन लिस्ट पाथवे टू रेजिडेंस के बारे में। ये वो कंट्री है जहाँ इंग्लिश ऑफिशियल जुबान है, सैलरी पैकेज यूरोपियन लेवल के हैं, और सबसे खास बात, अगर आपके ऑक्यूपेशन जो वो ग्रीन लिस्ट में आता है तो आपको एक्रीडेटेड एम्प्लॉय वर्क परमिट के पीछे सीधा जो है ना वो पीआर का रास्ता मिल जाता है। तो अगर आप अच्छी पीसफुल लाइफ, सैलरी और फैमिली सेटलमेंट चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज मैं आपको न्यूजीलैंड वर्क वीजा का क्लियर रोड मैप दूंगा। डायरेक्ट रेजिडेंसी आपको कैसे मिलेगी, ग्रीन लिस्ट क्या है, उसमें टाइप्स क्या है, टाइप 1 क्या है, टाइप 2 क्या है, उसमें फ़र्क क्या है, और इसके अलावा एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर से जॉब हासिल करने का मुकम्मल तरीका, इनकी एलिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग टाइम और सैलरी डिटेल, और सबसे ज़रूरी चीज़ फेक ऑफर से बचने के टिप, और आखिर में आपको होनेस्ट मशवरा दूंगा कि वाकई न्यूजीलैंड आपके लिए नेक्स्ट बेस्ट मूव हो सकता है या नहीं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि यही वो मौका है जो शायद आपके ख्वाबों को महल को हिला कर भी रख सकता है और बना भी सकता है। अस्सलाम वालेकुम शहजादियों, कैसे चल, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। शहजादियों, आज की वीडियो ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे अगर आप न्यूजीलैंड वर्क वीज़ा पर जाना चाहते हैं तो कैसे जा सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन है आपके पास, कौन कौन सी जॉब पर आप जा सकते हैं, और न्यूजीलैंड जाने से पहले कौन कौन सी चीज़ों का आपको खास क्या रखना है, आपको सैलरी कितनी मिलेगी। तो इन तमाम बातों का जवाब मैं कोशिश करूँगा कि आज छोटी सी वीडियो में क्लियर कर दूँ, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि न्यूजीलैंड आप वर्क वीज़ा पर कैसे आ सकते हैं। तो न्यूजीलैंड वर्क वीज़ा पर आने के लिए कई ऑप्शन है, लेकिन एक ऑप्शन जिसे हम हमेशा जिसकी हम बात करते हैं, जिसमें ज़्यादातर लोग फिट आते हैं, वो ये है कि न्यूजीलैंड का कोई एम्प्लॉयर आपको न्यूजीलैंड काम करने के लिए बुलाए। फर्ज करें मेरा काम है, कारोबार है, मुझे किसी उस बंदे की ज़रूरत है जो न्यूजीलैंड में मेरे को नहीं मिल रहा, ठीक है, और पूरी दुनिया में मैं अगर चाहता हूँ तो किसी को भी न्यूजीलैंड बुला सकता हूँ। हमारे जितने भी लोग हैं वो ज़्यादातर इसी कैटेगरी में ही न्यूजीलैंड आते हैं। हमें कोई स्पॉन्सर करता है न्यूजीलैंड वीज़ा के लिए तो हम न्यूजीलैंड चले जाते हैं। अब यहाँ पर न्यूजीलैंड जाते हुए आपने किन चीज़ों का खास ख्याल रखना है। अगर आपने पीआर का माइंड बनाया है, ठीक है, तो सबसे पहले आपने ख्याल रखना है कि आपका जो ऑक्यूपेशन है जिसके ऊपर आप न्यूजीलैंड जा रहे हो, ठीक है, वो ग्रीन लिस्ट के अंदर है या नहीं, उसके ऊपर आपकी रेजिडेंसी होगी या नहीं। तो ये चीज़ सबसे पहले जो आपने नोट करनी है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी, ठीक है, आपने ये भी देखना है, आपका एम्प्लॉयर कैसा है, ठीक है, ये 3 चीज़ें होंगी। और ज़रूरी सबसे ये चीज़ है, क्योंकि हर दूसरा बंदा चीख कर तो यही बोल रहा है ना, न्यूजीलैंड का 2 साल का वीज़ा, न्यूजीलैंड का 5 साल का वीज़ा, डायरेक्ट एम्बेसी से, ठीक है, न्यूजीलैंड में ये, न्यूजीलैंड में वो। तो शहजादे, कुछ पैरामीटर्स भी तो हैं ना जो गवर्नमेंट ने हमारे लिए सेट किए हुए हैं, जिनमें आगे चलकर हमें पीआर मिलेगी। हम सबका मकसद तो एक ही है ना, भाई पेपर लेना है। तो शहजादे, वी शुड बस नीड टू चेक अवर क्राइटेरिया एंड एलिजिबिलिटी दैट हम उसमें फिट भी आते हैं या नहीं। कहीं ऐसा ना हो हमारा पहला कदम ही गलत हो जाए। तो हमें देखना है कि एक्चुअली में न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने हमारे लिए कौन कौन से पैरामीटर सेट किए हैं। तो सांस बार में ग्रीन लिस्ट उन्होंने दी हुई है, जो वक्त के साथ साथ चेंज और अपडेट होती रहती है। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपका ऑक्यूपेशन ग्रीन लिस्ट में है या नहीं। क्योंकि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि न्यूजीलैंड में पीआर हासिल करने के लिए आपके पास जो ऑक्यूपेशन है ना, जिसके अंदर आप न्यूजीलैंड में काम कर रहे हैं, और ग्रीन लिस्ट के अंदर होना चाहिए। आप ग्रीन लिस्ट के आगे कई कैटेगरी हैं, कुछ ऑक्यूपेशन जो है ना वो ग्रीन लिस्ट की कैटेगरी टायर 1 में आते हैं, जिसमें आपको डायरेक्ट पीआर मिल जाती है। कुछ टायर 2 में आते हैं, उसमें आपको 2 साल में पीआर मिलती है। कुछ टायर 3 और टायर 4 में आते हैं। लेकिन ये लिस्ट जो है ना, ग्रीन लिस्ट, ये वक्तन फवक्तन अपडेट होती रहती है। तो जब भी आपको जॉब ऑफर मिले, आपने ये देखना है कि आपका जो ऑक्यूपेशन है किस टायर के अंदर आ रहा है, कि आप उस टायर की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते भी हैं या नहीं। अब उसकी रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है, एजुकेशन हो सकती है, वर्क एक्सपीरियंस हो सकता है। तो ये चीज़ें आपने चेक करनी होती हैं, आप वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन रिक्वायरमेंट पर पूरा उतरे हैं या नहीं। अगर आप ये दोनों चीज़ें पूरी कर लेती हैं तो आपको रेजिडेंस जो है ना वो मिल सकती है, ठीक है, पैरामीटर पूरा करने के बाद। अब दूसरी चीज़ आपने सैलरी वेजेस चेक करनी होती हैं, एजुकेशनल और एक्सपीरियंस तो ग्रीन लिस्ट के मुताबिक अगर आप पूरा कर लेते हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि आपको यार वहाँ की सैलरीज ही ना मिले, क्योंकि डिफरेंट लिस्ट की डिफरेंट सैलरी इन्होंने जो ना वो तय की हुई है, ठीक है। यहाँ पर आप पीआर के लिए मिडन वेज जो है ना इन्होंने रखी हुई है, ठीक है। एक मिनिमम वेज होती है जो गवर्नमेंट ने सेट की है कि एक एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को फर्ज करे 1500 देना ही देना है, ठीक है। लेकिन एक जो मिडन वेज है ना, मिडन वेज हम मुराद ये जो वहाँ पर लोग हैं ना, ठीक है, जो वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, यानी न्यूजीलैंड के लोग, अगर उनको वो गवर्नमेंट दे रही है 3,000, तो आपको भी जो ना ऑफर 3,000 की होनी चाहिए। अब इसका हरगिज़ ये मतलब भी नहीं है कि अगर आपको एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर बुला रहा है तो आपको पीआर नहीं मिलेगी उस पर। आप वहाँ पर काम कर सकते हैं, आप सारा कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप जो है ना वो पीआर की दौड़ से ना पीछे रह जाएंगे। तो इसके लिए आपके पास जो सैलरी है ना वो मिडन वेज की होनी चाहिए। यहाँ इस पर जो इनकी रिक्वायरमेंट है, जो इमिग्रेशन की वेबसाइट पर हैं, ठीक है, आपने वहाँ पर जाना है, ग्रीन लिस्ट चेक करना है, उनकी रिक्वायरमेंट को देखना है। उन सब का जो लिंक है ना
मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, ठीक है। तो आपने ना वहाँ जाकर इन्हें ज़रूर देखने लें। तो शहजादियों, हमने 2 चीज़ें डिस्कस कर लें कि आपका ऑक्यूपेशन ग्रीन लिस्ट में है कि नहीं, और इसकी सैलरीज और रिक्वायरमेंट के बारे में। अब तीसरी चीज़ आपके एम्प्लॉयर की बात है कि आपका जो एम्प्लॉयर है उसकी हिस्ट्री क्या है, उसकी कैटेगरी क्या है, वो एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर होना चाहिए। एक्रीडेटेड से मैं आपको बताता चलूँ कि न्यूजीलैंड में मुख्तलिफ किस्म के ना एम्प्लॉयर हैं, लेकिन वो लोग जो किसी वीज़ा को सपोर्ट कर सकते हैं या जिनकी जॉब्स के ऑफर पर आपको PR मिल सकती है, उनको एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर कहा जाता है। और एक्रीडेटेड और नॉन एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर में फ़र्क होता है। अब जो एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर होते हैं ना, जिनका कारोबार मुसलसल मुनाफे में जा रहा होता है, हुकूमत ये समझती है कि ठीक है यार, अगर ये किसी को सपोर्ट कर सकते हैं तो बुलाएं उनको, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये करते ये हैं कि अपनी फाइनेंशियल सबमिशन जो है ना वो साथ साथ करवाते रहते हैं, खुद को रजिस्टर भी करवाते हैं गवर्नमेंट से। मतलब ये एक मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरी है, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है, आप जब भी एम्प्लॉयर के साथ आ रहे हैं ना, जिस भी एम्प्लॉयर के साथ आपने कोशिश करनी है कि वो एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर हो, ठीक है। और इसमें ये होता है कि आपको राइश भी अच्छी मिल जाती है। अब मेन चीज़ ये रह गई कि जॉब ढूंढनी कैसे है। तो जॉब ढूंढने के लिए न्यूजीलैंड के अंदर जो लोग हैं ना, वो आमतौर पर सीक वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं, ट्रेडमी का इस्तेमाल करते हैं, लिंक्डइन के जरिए से भी लोगों को भाई जॉब मिलती है। यकीनन अगर हम न्यूजीलैंड से बाहर ना, तो हम भी इन वेबसाइट का जो ना वो यूज़ करके अपने लिए जॉब ऑफर ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जी आपको एक जॉब ऑफर लेटर चाहिए होता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी कंट्री के वर्क वीज़ा के लिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है वो होती है जॉब ऑफर लेटर। तो शहजादियों, जॉब ऑफर लेटर कैसे लेना है उसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। इसके अलावा मैं आपको स्क्रीन पर भी लेके जाता हूँ, स्क्रीन पर समझाता हूँ, ठीक है। आपके पास CV और कवर लेटर होना चाहिए अच्छा न्यूजीलैंड फॉर्मेट में। तो इसकी सर्विस आप मुझसे भी ले सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, आपने वहाँ पर जाना है और यहाँ पर जाकर अपनी जॉब को अप्लाई करना है। तो इसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता हूँ शॉर्ट के आपने जॉब को कैसे अप्लाई करना है। शहजादियों, ये जो है ना न्यूजीलैंड की इमिग्रेशन की वेबसाइट है, यहाँ पर आपने आना है, ठीक है। ये ग्रीन लिस्ट इन्होंने दी हुई है। आप यहाँ पर टायर 1 और टायर 2 दोनों की जो ना जॉब्स देख सकते हैं, ठीक है। इसका कितना क्या प्रोसीजर है, ये ईच एंड एवरीथिंग ना यहाँ पर इन्होंने दी हुई है, ठीक है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, इसे आप विजिट कर लीजिएगा ताकि आपको आसानी हो, आपको पता चल जाए, ठीक है। ये सारी रिक्वायरमेंट जो मैंने आपको बताई हैं सारी की सारी लिखी हुई हैं, ठीक है। और इसके अलावा जी आपको मैं जॉब के बारे में बता देता हूँ। तो जॉब के लिए शहजादे और लिंक जितने भी है ना डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आपने यहाँ पर आना है, सीधा आपने अपनी जॉब सर्च करनी है, ठीक है जी। यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरी की जॉब्स है ना अवेलेबल हैं, ठीक है, जिसमें बहुत सारे यार जॉब्स हैं, बहुत सारे ऑक्यूपेशन है। मैं आपको ना बताते हुए थक जाऊँगा, यकीन करें कि आपको ना ये जॉब्स आपकी जो ना ये ख़त्म नहीं होंगी, ठीक है। ये डिफरेंट कैटेगरी में ये जो ना लोग हायर करते हैं, ठीक है, जिसमें अकाउंटिंग की जॉब है, एडमिनिस्ट्रेटिव की जॉब है, इसके अलावा बैंकिंग, कॉल सेंटर, इसके अलावा जी कंस्ट्रक्शन, कंसल्टिंग, एजुकेशन, इंजीनियर, फार्मिंग, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी, ह्यूमन सर्विसेज, इसके अलावा जी इंश्योरेंस, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, यार बहुत सारी जॉब्स हैं, ठीक है। मान लें आपने किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आपने सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करना है, जॉब को देखना है कि ये एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर या फिर आपकी लिस्ट में आ रहे हैं या नहीं, टायर 1 में ये ऑक्यूपेशन है या नहीं, या टायर 2 में है ऑक्यूपेशन है या नहीं, ठीक है। PR लेने के लिए आज की वीडियो का मकसद हमारा PR के लिए, तो आपने सबसे पहले ये चीज़ को विजिट कर लेना है, ठीक है। मैं आपको यार शॉर्ट सा बता देता हूँ, लोगों को पता नहीं चलता कि जॉब कैसे अप्लाई करनी है। तो आपने जो है ना क्विक अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस जो है ना वो आपके सामने शो हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने अपनी यहाँ पर खुद की रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद इनको आपने अपना सीवी और कवर लेटर भिजवा देना है। स्क्रीन पर चलाते हो आपने देख लिया कि जॉब कैसे अप्लाई करनी है। तो जारी बात है अब आपके माइंड में सवाल होगा कि जॉब मिलेगी या नहीं। तो शहजादियों ये डिपेंड करते हैं आपकी स्किल सेट पर, आपकी एजुकेशन, एक्सपीरियंस और लक पर भी, क्योंकि अपनी होम कंट्री में बैठे हुए थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, लेकिन अगर आप राइट जॉब पर राइट वे से ट्राई करेंगे तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर की कंपनीज पर आपने फोकस करना है। यही लोग जॉब देते हैं, यही लोग बाहर से बंदे लेते हैं। और याद रखें किसी को भी पैसे देकर जॉब ऑफर मत खरीदे, क्योंकि यहाँ पर जो ना ज्यादातर स्कैम और फ्रॉड होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन करने का आसान तरीका बता देता हूँ, ठीक है, जो आपको समझ में आ जाए। स्टेप 1 में अपनी जॉब और टायर की आपने वेरिफिकेशन करनी है। इमिग्रेशन न्यूजीलैंड की वेबसाइट पर आपने जाना है, अपनी जॉब को सर्च करना है, देखें कि वो आपकी जॉब जो वो टायर 1 में आ रही है या टायर 2 में आ रही है, और किस जॉब की क्या रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और नंबर 2 पर, स्टेप 2 पर आपने क्या करना है, एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर से जॉब ऑफर लेना है। जॉब ऑफर में आपकी सैलरी, आपका ऑक्यूपेशन, काम के आपके घंटे और कॉन्ट्रैक्ट की ना मुद्दत लिखी होनी चाहिए, ठीक है। ये स्टेप 3 पर आपने क्या करना है, अगर आपकी जॉब टायर 3 में है तो आप सीधा जो ना वो रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप न्यूजीलैंड में है, चाहे आप न्यूजीलैंड से बाहर है। यानी लग से आपको कोई छोटा मोटा जो ना पंगा लेने की जरूरत नहीं है, आप सीधा रेजिडेंस परमिट अप्लाई करें। और टायर 4 पर क्या है, अगर आपका जो रोल है, यानी आपकी जो जॉब है वो टायर 2 में आ रही है, तो उसके लिए आपको वर्क वीज़ा पर जाना होगा। कम से कम आपको 2 साल वहाँ पर काम करना होगा, और फिर आप जो ना वर्क टू रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और आपने नंबर 5 पर क्या करना है,
अपने तमाम डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं, जिसमें आपका पासपोर्ट है, आपका मेडिकल, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, आपका जॉब ऑफर, क्वालिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन, और इसके अलावा जो वो इमिग्रेशन जो है ना वो आपसे और डॉक्यूमेंट की मांग भी कर सकती है। जब आपकी एप्लीकेशन अप्रूव्ड हो जाती है तो आपको ई वीज़ा मिलता है और आप न्यूजीलैंड शिफ्ट हो जाते हैं। अगर आप 2 साल मुकम्मल रेजिडेंस रखते हैं तो बाद में आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप टायर 2 में आते हैं, ठीक है। और जो आपको जो है ना आपको मुकम्मल राइट्स भी इसके अलावा मिल जाते हैं, ठीक है, चाहे आप टायर 2 में हैं, चाहे आप टायर 1 में हैं, ठीक है। अगर आप किसी भी टायर में आ रहे हैं तो आपको ना 2 साल टायर 1 और टायर 2 में जितने भी ऑक्यूपेशन है ना, तो शहजादे हो आप उसमें परमानेंट रेजिडेंसी ले सकते हो। शर्त यह है कि आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका वर्क एक्सपीरियंस, और इसके अलावा तीसरी चीज़ भाई सैलरी अगर आपकी मिडिल वेज में है तो आप परमानेंट रेजिडेंसी ले सकते हो। और अगर आप टायर 1 में आते हैं, जैसे कोई डॉक्टर, इंजीनियर, यानी जिनका हैवी ऑक्यूपेशन है, वो सीधा जो है ना रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। शहजादे हो ये था 2026 की ग्रीन लिस्ट रेजिडेंस परमिट का मुकम्मल पाथवे। अगर आपका प्रोफेशन इस लिस्ट में शामिल है तो आपको मेरी जान का टुकड़ा सीधा रेजिडेंस परमिट में मिल सकता है और 2 साल बाद भी रेजिडेंस परमिट मिल सकता है। लेकिन याद रखें जो इनकी रिक्वायरमेंट होती है, वेजेस होती हैं, इनके टायर्स होते हैं ना, वो तब्दील होते रहते हैं, इसलिए बाद में आपने ये नहीं बोलना कि भाई जान ये आपने क्या कर दिया, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने हमेशा ध्यान रखना है। सबसे पहले आपने अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है, आपकी ऑक्यूपेशन जॉब किस टायर में आ रही है, उसके बाद आपने अपना जॉब ऑफर ढूंढना है, और जॉब ऑफर ढूंढने के बाद अगर आपकी जॉब टायर 1 में है तो शहजादे हो आप सीधा रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको वर्क वीज़ा की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर टायर 2 में है तो फिर आपको वर्क वीज़ा लेकर जाना पड़ेगा और 2 साल वहाँ पर रहना पड़ेगा, फिर आप रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हो। यानी आसान जुबान में आप कह सकते हैं कि यार ये आपको पीआर के लिए। आई होप आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगी। चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।